हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपर्णा बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी आनुवंशिकी के सिद्धांत और विभिन्नताएं। तो आनुवंशिकी या हेरिडिटी होती क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हेरिडिटी मतलब हर एक जो लिविंग बींग्स है वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। और रिप्रोडक्शन के दौरान जो न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होती है, तो वहाँ तब जो लक्षण है या कैरेक्टर्स हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो है वही कहलाता है हेरिडिटी। यानी कोई भी कैरेक्टर्स जो है मेल और फीमेल में, जो पेरेंट्स में, वो न्यू ऑफस्प्रिंग या नई जो जनरेशन बनी है उसमें स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो वो कहलाती है हेरिडिटी। अब इस हेरिडिटी के दौरान हम देखते हैं कि हम ये जान रहे हैं कि एक गाय का बच्चा है तो बिल्कुल गाय के जैसा ही है अधिकांशतः। एक बंदर का बच्चा बंदर ही होगा, एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। फिर भी हम देखते हैं कि यदि एक बिल्ली के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में कुछ न कुछ भिन्नताएं आपको दिखाई देती हैं। यदि हम भी अपनी अपनी बात करते हैं तो यदि हम 3 या 4 भाई बहन हैं तो हम देखते हैं कि हम कुछ न कुछ उसमें उनमें अंतर होता है। काफी कुछ समानताएं होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ अंतर भी होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वही कहलाता है वेरिएशन, विभिन्नताएं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं उसके वो 2 प्रकार की हो सकती है, हेरिडिटी वेरिएशंस और एनवायरमेंटल वेरिएशंस। तो हेरिडिटरी वेरिएशंस का मतलब होता है कि जो स्थायी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी वेरिएशंस। और सेकंड है एनवायरमेंटल वेरिएशंस, यानी एनवायरमेंट में अचानक से कोई परिवर्तन आता है या जो लिविंग बीइंग है उसको हम एक बिल्कुल अलग तरीके के एनवायरमेंट में हम उसको पाल पोस रहे हैं या रख रहे हैं, तो उस समय में उसमें काफी कुछ चेंज नजर आता है, जैसे स्किन के कलर में चेंज आ रहा है, ऐसे कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। परंतु एनवायरमेंटल वेरिएशंस जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। जब वापस हम उसको उसी कंडीशन में ला देते हैं तो वो फिर से वैसा ही चेंज हो जाता है, पहले जैसे था। तो इसलिए ये टेम्परेरी है और हेरिडिटरी वेरिएशन जो होता है वो परमानेंट होता है। तो हेरिडिटरी वेरिएशन जो होता है उसके कुछ रीजंस हैं, उसके कुछ कारण है। तो वो कारण जो होते हैं मेनली 4 रीजंस हैं उसके। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होना, है ना, कम या ज्यादा होना। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कितना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स यदि 45 क्रोमोसोम्स बन जाए, है ना, 44 प्लस 1 45 वाली कंडीशन आ जाती है, मोनोसोमी की कंडीशन आ जाती है। तब हम देखते हैं कि वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। तब टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है। तो ये चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सेकंड रीजन, या फिर हम देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। 45 जैसे यदि 47 हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या यदि बढ़ जाती है, 47 आ जाती है, तो 44 प्लस जैसे 3 वो ट्राइसोमी वाली कंडीशन आ जाती है ना। जब ट्राइसोमी वाली कंडीशन आ गई यानी 2 की जगह में 3 क्रोमोसोम्स एक साथ में हो गए, है ना, तो वो वाली कंडीशन जो होती है वो भी क्या होती है, मतलब एबनॉर्मल स्थिति होती है। उसमें भी सी होती है, वेरिएशन वाली है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो ये चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस वजह से वेरिएशन होता है। सेकंड आता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। कई बार ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो जब हम स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उस वजह से भी क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग नजर आते हैं। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रही है उसमें कैरेक्टर्स जो है वो अलग आए। तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स उस वजह से भी वेरिएशन होता है। थर्ड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान हम देखते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यानी जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब सेपरेट होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स, तो उसमें जो जीन्स की व्यवस्था है वो बदल जाती है। जीन्स की व्यवस्था नए तरीके से फिर से स्थापित होती है। इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कैरेक्टर्स तो अलग अलग होंगे ही, कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो भी वेरिएशंस हो जाता है, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है म्यूटेशन। है म्यूटेशन की वजह से भी अचानक परिवर्तन होता है। यदि इसमें जीन्स में परिवर्तन होता है तो उस जीन्स में परिवर्तन की वजह से भी, जैसे उसका जो वो है, क्रम क्रम है, उसमें भी चेंज हो जाता है। तब भी हम क्या देखते हैं कि कुछ वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस भी जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।
तो ये हेरिडिटरी वेरिएशन की 4 रीजन हो गए, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। फिर हम देखते हैं मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि मेंडल जो थे एक ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, और ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में वो एक मैथ्स के प्रोफेसर थे, और इसके अलावा वो चर्च के फादर थे। तो अपने चर्च में उनको बागवानी का बहुत शौक था, और बागवानी के शौक की वजह से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और मटर के पौधों पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे उसके कुछ रिजल्ट्स जेनेटिक्स के निकाले। तो उसमें उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होते हैं, तो कौन से गुण ट्रांसफर होते हैं, कौन से स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं, किस प्रकार से उनमें मतलब नए पौधे जो हो रहे हैं उसमें कैसी विभिन्नताएं होती हैं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए। तो जो जीव विज्ञान की जो शाखा है जिसमें कि हम इस हेरिडेटरी और वेरिएशंस ये सब का अध्ययन करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम आनुवंशिक लक्षण या हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो मेंडल ने जो मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट्स था, वो मेंडल ने 3 प्रकार के उन्होंने वो किए तरीके से उसको वो करवाया, मतलब प्लांट मटर के प्लांट लेकर के उसको उसमें क्रॉसिंग कराई और न्यू जनरेशन पर स्टडी की उन्होंने। तो मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया उसकी भी कुछ लक्षण वजह थी कि जो मटर का पौधा होता है वो जनरली वो 1 वर्षीय होता है, तो वो जल्दी रिजल्ट दे देता है ना। फिर वो बाइसेक्सुअल होता है, यदि हम उसके पॉलन ग्रेन को हटा दें तो वो यूनिसेक्सुअल की जैसे भी बिहेव कर सकता है ना। और मटर के पौधे में बहुत सारे एक ही कैरेक्टर्स के 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स वाली, मतलब एक लंबा है, एक घोना है, एक लाल पुष्प है, एक सफेद पुष्प है ना। एक मटर की फली फूली हुई है, एक चपटी है ना। मटर के बीज जो है वो हरे हैं और पीले हैं। मटर की फलियां एक हरी है और एक पीली है। एक मटर का बीज जो है गोल है और एक झुर्रीदार है। ऐसे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स थे। इस वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने गुण मेंडल्स ने लिए उसके जो उस लक्षण के लिए एक ही जीन जिम्मेदार था। तो एक ही फैक्टर, जिसको जीन मेंडल के समय में जीन्स नहीं कहा जाता था, तब उन्होंने फैक्टर जीन बाद में बोला गया। पहले फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था। तो इस तरीके से देखा तो ये सब वजह से मटर के पौधे को उन्होंने चुना और मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, डाईहाइब्रिड क्रॉस था और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी जब मेंडल ने एक गुणों को लेकर के क्रॉसिंग कराई और एक गुणों को लेकर के आनुवंशिकी का अध्ययन किया, हेरिडिटी किस प्रकार से लक्षण आगे की पीढ़ी में जाते हैं, तो उस हम क्रॉसिंग को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक लक्षण को लेकर के, जैसे हमने लंबेपन का ले लिया ना, केवल लंबेपन का ले लिया, तो हमने देख लिया कि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हमने लिया और उसको लेकर के हमने प्रयोग किया, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाया। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक के अलावा जब हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बीज का गोल और उसका रंग पीला, तो कैपिटल वाई। फिर हमने ले लिया गोल बीज के साथ में हमने किसकी क्रॉसिंग करा ली, झुर्रीदार बीज, है ना। और झुर्रीदार बीज और रंग हमने ले लिया हरा, है ना। तो इस तरीके से 2 लक्षणों को लेकर के, 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। थर्ड है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यानी 3 लक्षणों को लेकर के जब हम स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, 3 लक्षणों को लेकर के कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में किस टाइप के प्लांट्स तैयार हुए, F2 जनरेशन में किस टाइप के हुआ, उनका रेशियो क्या था, उनका फिनोटिपिक रेशियो क्या था, जीनोटिपिकल रेशियो क्या था। तो उस प्रकार की क्रॉसिंग को मेंडल ने कहा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरीके से मेंडल्स ने किया। अब हम कुछ इसके टर्म्स देख लेते हैं जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। तो हेरिडिटरी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्योंकि जब हम उस चीज को यूज करेंगे तो आगे ये ना हो कि इस चीज का हमको मतलब ही नहीं समझ आ रहा हो। तो जैसे इसमें वर्ड यूज किया जाता है एलिल्स और एलिलोमार्फ्स। तो एलिल्स मतलब होता है किसी एक कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए एक जीन्स का या फैक्टर्स का एक पेयर पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाता है, जिसको हम एलिल्स कहते हैं या एलिलोमार्फ्स कहते हैं। जैसे कि अब लंबेपन के लिए ये 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, फैक्टर्स का एक पेयर मिल रहा है, कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल है फैक्टर्स का जो जोड़ा है, जो जिसको हम एलिल्स या एलिलोमार्फ्स कर रहे हैं ना, या कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
है ना। तो ऐसे हमेशा हम देखते हैं कि जो किसी भी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कारकों का एक जोड़ा मिलता है। कारकों के इस जोड़े को ही हम क्या कहते हैं, एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। फिर डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या होता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को जब दबा देता है पूरी तरीके से, है ना। क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा काफी स्ट्रांग है, दूसरा बच्चा बहुत दुबला पतला कमजोर है, तो जो मजबूत बच्चा है वो छोटे बच्चे को क्या कर लेता है, प्रेशर डाल करके या तो उसकी प्लेस से उसको हटा देगा या अपने आप को शो कर देता है और उसको बोलने नहीं देता। घर में भी हमारे कई बार ऐसा होता है। तो जो अपने आप के अपने गुणों को प्रदर्शित कर पाता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपने गुणों को इसी फैक्टर्स में से कैपिटल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मिला हमको F1 जनरेशन में, इस टाइप की प्लांट मिले, है ना। जैसे हमने दो होमोजाइगस पेरेंट्स की क्रॉसिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी की, आगे हम देखते हैं उसको, इसमें स्टडी करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डिटेल करेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब हमने कराया तो हम देख रहे हैं F1 जनरेशन जो मिली उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के हमको जीनोटाइप मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेकिन पौधा हमको कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। लंबा क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। तो कैपिटल टी क्या करता है, अपने आप के गुणों को प्रदर्शित करता है। पौधा बिल्कुल देखने में लंबा दिख रहा है और बौना बेचारा चुपचाप वो अपने गुण को प्रदर्शित कर ही नहीं पा रहा है। तो ये जो अपने गुण को F1 पीढ़ी में दिखा पाता है वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा पाता उसको हम कहते हैं रेसेसिव। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स हुए। फिर एक वर्ड आता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है ऊपर से दिखाई देने वाला, यानी ऊपर से पौधा कैसा दिख रहा है, लंबा पौधा दिख रहा है, तो फिनोटिपिकली वो कैसा पौधा है, लंबा है। जैसे कि यदि कोई पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है, तो ये कैपिटल टी वाला भी लंबा रहेगा पौधा, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा भी कैसा रहेगा, लंबा ही रहेगा। तो फिनोटिपिकली ऊपर से दिखने में तो सारे पौधे लंबे दिख रहे हैं, तो लंबे दिख रहे हैं तो हमको नहीं मालूम ना कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। हमको तो ये लग रहा है कि ये भी लंबा है ये भी लंबा है, दोनों पौधे सेम है। परंतु यदि हम जीनोटाइप उनके जीन्स का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों प्लांट्स क्या है, डिफरेंट है। एक तो प्योर टॉल है, कैपिटल टी यानी प्योर टॉल है, उसमें जीन्स जो है दोनों टॉलनेस के। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक जीन्स जो है वो टॉलनेस का है, दूसरा जीन्स जो है वो ड्वार्फनेस का है। उसके बावजूद भी प्लांट कैसा है, लंबा है। तो ये जो दोनों टाइप के टॉल प्लांट है वो कैसे हो गए, फिनोटिपिकली तो दोनों टॉल है, लेकिन यदि हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो दोनों ही डिफरेंट है। ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है। चूंकि दोनों प्रकार के इसमें फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। तो टॉल तो है लेकिन ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, है ना। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस जिसमें कि दोनों टाइप के जीन्स, ये हो गया जीनोटाइप, जीन्स का हम पढ़ रहे थे ना जीनोटाइप का, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप हुआ। एक वर्ड आता है इसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आता है। होमो का मतलब है सेम, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। होमोजाइगस का मतलब है जिसमें दोनों जीन्स जो एलिस के दोनों फैक्टर हैं वो दोनों सेम है, एक जैसे हैं। कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई, दोनों सेम है। तो जब दोनों फैक्टर सेम होते हैं तब हम उसको कहते हैं, उस प्लांट को या उसको उस गैमेट को हम कहते हैं होमोजाइगस। लेकिन जब दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, एक गोल बीज वाला है और एक झुर्रीदार बीज वाला है, एक पीले बीज वाला है और एक हरे बीज के लक्षण वाला जीन्स है। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, यानी दोनों डिफरेंट टाइप के जीन्स या दो फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें एक और चीज आती है कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो मैं इसके एग्जांपल के साथ आपको ये तीनों भी बता दूंगी। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। इसी को पढ़ते पढ़ते हम ये तीनों मेंडल्स के लॉज को देख लेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम मेंडल ने प्रकाशित किए, और मेंडल ने जिस प्रयोग के द्वारा इन तीनों नियमों को बताया उसको मैं पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देख रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, कि जब हम एक लक्षण को लेकर के क्रॉसिंग कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा,
ये अब हम देख रहे हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने देख लिया फीमेल और ये देख लिया मेल। ये पौधा कैसा है, टॉल है, और ये पौधा कैसा है, ड्वार्फ है ना, मतलब ये लंबा है और ये बौना है। तो ये P1 का मतलब हो गया पेरेंट्स। तो पेरेंटल प्लांट्स में हमने एक मेल फीमेल लिया, जिसमें हमने एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग कराई। एक गुण को लेकर ही कर रहे हैं, केवल हम लंबेपन के गुण को लेकर ही कर रहे हैं। तो जब हमने क्रॉसिंग कराई तो सबसे पहले तो इससे गैमेट्स तैयार हुआ। कैपिटल टी वाले फैक्टर्स हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो गैमेट्स तैयार होगा वो कैपिटल टी वाला ही होगा, है ना, कैपिटल टी वाले ही मिलेंगे। स्मॉल टी वाला जो वो है पेरेंट्स है, उससे प्राप्त होने वाला जो गैमेट है वो गैमेट स्मॉल टी वाला ही मिलेगा। अब इनके बीच में जब गैमेट्स के बीच में जब क्रॉसिंग कराए, है ना, एक एग हो गया और दूसरा हो गया पॉलन ग्रेन। अब इनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करा रहे हैं तो जो F1 जनरेशन हमको मिल रही है वो कैसी मिल रही है, दोनों में से एक एक आ रहा है फैक्टर्स, है ना, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला दोनों आया। तो जो F1 जनरेशन तैयार हुई उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट बने, मतलब कि ये पौधा जो है वो देखने में कैसा होगा, टॉल होगा। टॉल क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल टी अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा क्योंकि वो डोमिनेंट है, और स्मॉल टी वैसे वैसे वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो F1 जनरेशन में जो प्राप्त होने वाले प्लांट्स हैं वो सभी कैसे होंगे, दिखने में तो सब टॉल होंगे, सब लंबे होंगे, लेकिन वो कैसे है, वो प्योर टॉल नहीं है, वो कैसे हाइब्रिड टॉल है। तो यहीं पर हम पहला नियम को देख लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है पेरेंटल प्लांट से प्राप्त गैमेट के जरिए जब क्रॉसिंग होती है तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलते हैं या न्यू ऑफस्प्रिंग मिलती है उसमें दोनों प्रकार के जीन्स होते हैं, कैपिटल टी वाला भी, स्मॉल टी वाला भी, या डोमिनेंट भी और रेसेसिव भी, दोनों टाइप के, मतलब मेल और फीमेल से दोनों उनसे प्राप्त जीन्स हैं या फैक्टर्स हैं, कारक हैं। लेकिन इसमें से एक कारक अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी है कहला रहा है, और दूसरा अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि वो अप्रभावी है। तो यहाँ पर नियम सिद्ध होता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यानी जो फैक्टर्स अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो अप्रभावी। कहाँ पर, F1 जनरेशन में, ठीक है ना। तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, पहले जो मेंडल ने शो किया। अब आप इसी में देखिए सेकंड भी लॉ हो जाएगा। अब ये F1 जनरेशन हमने कैपिटल टी स्मॉल टी मिली, अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग कराए। सेल्फ क्रॉसिंग यानी उसकी जैसे ही उसी प्रजाति के पौधे से हमने उसकी क्रॉसिंग कराई। तो जब हम ये सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो ये देखिए दो टाइप के गैमेट मिले। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यहाँ पर भी दो प्रकार के गैमेट मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हमने इसमें क्रॉसिंग कराई, पहले इस कैपिटल टी से आप इन दोनों का करा लीजिए, फिर इस स्मॉल टी से आप इन दोनों का करा लीजिए, है ना। तो ये कैपिटल टी से पहले आप ये वाले कैपिटल टी का कराए, तो कैपिटल टी ये देखिए ऐसा ये मिल रहा है ना, ये कैपिटल टी। अब इसी कैपिटल टी से दूसरे वाले स्मॉल टी का करा दीजिए, तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये मिला। फिर उसके बाद आप ये सेकंड वाला जो है स्मॉल टी, इसकी आप इन दोनों से करा दीजिए अलग अलग क्रॉसिंग, तो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, तो वही मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से करा दिए, तो ये मिला हमारा स्मॉल टी। यानी हमको कैसे मिले, चार प्रकार के प्लांट मिले। ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो प्लांट्स और स्मॉल टी वाले एक प्लांट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्योर टॉल है क्योंकि दोनों के जीन्स कैसे हैं, सेम है। ये हम देख रहे हैं हाइब्रिड टॉल है, यानी एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, लंबा तो जरूर है परंतु हाइब्रिड प्रकार का है। और तीसरा है प्योर ड्वार्फ है, जिसमें कि दोनों जीन्स अप्रभावी वाले हैं यानी ड्वार्फनेस के हैं। तो F2 जनरेशन में जो हमको रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो मिला, मतलब 3 हमको पौधे लंबे मिल रहे हैं और एक पौधा हमको बौना मिल रहा है। तो रेशियो क्या हुआ, 3:1 यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 75% रेशियो 25% ऐसा मिला। यदि हम जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं तो प्योर टॉल 1 है, प्योर ड्वार्फ 1 है, और 2 जो है वो कैसे हाइब्रिड टॉल है। तो ये इसका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, तो 25% रेशियो 50%, 25% इस तरीके का रेशियो मिला। तो ये फिनोटिपिक रेशियो यानी ऊपर से देखने पर प्लांट कैसे दिख रहे हैं, तीनों लंबे दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है। जीनोटाइप रेशियो यानी जीन्स का रेशियो क्या है, जीन्स किस प्रकार के हैं, तो उसके आधार पर 1:2:1 ये इनका रेशियो मिला। अब इसी में हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन है उसमें स्मॉल टी है, लेकिन स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है ना, ये कैसा है, रेसेसिव कैरेक्टर वाला है। लेकिन F2 जनरेशन जब यहाँ पर ये F2 जनरेशन में मिली तो ये स्मॉल टी जो है इसके ड्वार्फ प्लांट भी आ गए,
यानी ये अपने आप को प्रदर्शित कर लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दब गया तो आगे की पीढ़ी में ये अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो F2 जनरेशन में ये अपने आप के गुण, अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से दर्शा पाता है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, यानी ये पृथक होकर के अपने गुणों को प्रदर्शित करके एक ड्वार्फ प्लांट का रेशियो भी हमको मिलता है ना। तो सेकंड हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके लिए हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के जरिए करेंगे। अब एक चीज हम इसमें देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉसिंग क्या होती है, बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है ना, ये भी टर्म्स हमको पता होना चाहिए। तो पहले रेसिप्रोकल क्रॉस बता देती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है, ये जो फीमेल लिया वो टॉल लिया और ड्वार्फ के रूप में हमने मेल ले लिया, है ना। अब इसको हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दें, यदि हम स्मॉल टी ड्वार्फ जो है वो फीमेल कर दें और इसको मेल कर दें, कैपिटल टी करेंगे, इसको उल्टा कर दें, हालांकि रेशियो तो हमको वही मिलेगा, है ना, आगे भी हमको रेशियो वही मिलेगा, परंतु हम इसको क्या कह देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग कह देते हैं। रेसिप्रोकल यानी उलट, जस्ट उल्टा कर दिया हमने इसको, है ना। एक होता है हमारा ये टेस्ट क्रॉस, तो और बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस किसको हम, ये बैक क्रॉस है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, सॉरी ये बैक क्रॉस नहीं है, ये हमने देख रहे कैपिटल टी स्मॉल टी को यदि हम इन दोनों पेरेंटल प्लांट में से किसी एक से यदि क्रॉसिंग करा दें, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग यदि हम कैपिटल टी से करा दें, तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा बैक क्रॉस कहला जाएगा। यानी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से यदि हम क्रॉसिंग करा दें तो वो कहला जाएगा बैक क्रॉस है। अब है टेस्ट क्रॉस। है टेस्ट क्रॉस यानी कि जैसे है कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। अब इसको हमको तो ऊपर से देखने में पता नहीं है कि इसके जीन्स किस प्रकार के हैं, ये जीनोटिपिकली कैसा है, प्योर कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये हमको पता नहीं है। अब हमको यदि पता करना है तो हम क्रॉसिंग करा के न्यू जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें जो रेशियो होगा उससे हमको समझ में आएगा। तब हम क्या कराएंगे कि इसकी क्रॉसिंग हमेशा हम रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले से कराएंगे। रेसेसिव मतलब स्मॉल टी से कराएंगे, है ना। कोई भी जैसे भी अगर आप यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे हैं तो यहाँ स्मॉल आर से करा दीजिए, स्मॉल वाई से, मतलब रेसेसिव लक्षण वाले जो पेरेंट्स हैं उससे यदि हम क्रॉसिंग कराते हैं, उस प्रकार के रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले प्लांट से हम क्रॉसिंग कराते हैं, तब हमको अगली जनरेशन से हमको अगला रेशियो जो मिला उससे ये समझ में आ जाता है कि इसका चीज जो है वो किस प्रकार के, इसके फैक्टर्स किस टाइप के, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तब हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। मतलब टेस्ट क्रॉस के लिए आपको जरूरी है कि क्रॉसिंग किससे हो, रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले। बैक क्रॉस यानी कोई पेरेंट्स के कोई एक प्रकार ले लिया आपने, और रेसिप्रोकल क्रॉस यानी आप मेल को फीमेल को मेल कर लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल्स के दो लॉ, है ना। अब दूसरा हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कर लिया है, दो कैरेक्टर्स को लिया है, दो गुणों को लेकर के जब क्रॉसिंग कराई जाती है तब क्या कहलाता है, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो दो गुण में हमने ले लिया, एक कैपिटल आर, मेंडल ले लिया भाई, हमने ले लिया ना, हम मेंडल के ही नियमों को हम बता रहे हैं, है ना। तो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर लिया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई मतलब येलो। तो राउंड यानी क्या हुआ, बीज जो है वो गोल है और पीले हैं, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो डोमिनेंट फैक्टर है या डोमिनेंट जीन है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो रेसेसिव होता है उसी का हम स्मॉल लेटर ले लेते हैं। तो कैपिटल जो आपको लेटर दिखाई देंगे, कहने का मतलब है वो डोमिनेंट को शो कर रहे हैं, और जो स्मॉल लेटर आपको दिखाई देंगे मतलब वो रेसेसिव जीन्स है। तो आपने लिया राउंड और येलो सीड लिया, और उसकी क्रॉसिंग हमने करा दिया ग्रीन और रिंकल वाले सीड, यानी ग्रीन यानी स्मॉल आर यानी ग्रीन, स्मॉल वाई यानी रिंकल। अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल आर ग्रीन है तो हम लोग स्मॉल सी ले लें, है ना, तो आगे कुछ स्टडी में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मेंडल ने इसी प्रकार से इसको शो किया। तो ये पेरेंटल प्लांट्स हो गए, फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। आपने गैमेट्स बना तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट बनेगा, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले गैमेट बनेंगे, है ना। अब जब हमने क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन हमको मिली, इसमें दोनों टाइप के जीन्स आ गए, कैपिटल आर वाला आया, स्मॉल आर वाला भी आया, कैपिटल वाई भी आया, स्मॉल वाई भी आ गया, दोनों डोमिनेंट के भी और रेसेसिव दोनों लक्षण वाले हो गए। परंतु हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जो ऊपर से जो हमको प्लांट्स दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखा रहा है, राउंड एंड येलो सीड्स वाले दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि राउंड जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो रिंकल वाले बीज होते हैं वो कैसे, यानी झुर्रीदार वाले बीज होते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर वाले होते हैं।
इसलिए राउंड ने रिंकल वाले को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, उसके गुण को प्रदर्शित होने नहीं दिया और अपने गुण को प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार से येलो और ग्रीन वाला जो है, येलो है डोमिनेंट और ग्रीन है रेसेसिव, तो येलो ने ग्रीन को क्या कर दिया, दबा दिया और अपने गुण को प्रदर्शित कर दिया। तो हम अब देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स मिले वो सब कैसे हुए, राउंड और येलो सीड वाले मिले। परंतु जीन्स कैसे, ये कैसे हुए, प्योर राउंड एंड ग्रीन वाले नहीं है, ये कैसे हो गए, ये हाइब्रिड वाले हो गए। हाइब्रिड इसलिए हो गए क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के जीन्स है, डोमिनेंट वाले भी और रेसेसिव वाले भी है, इसलिए ये क्या कहलाए, हाइब्रिड प्लांट्स कहलाए। अब इसका यदि हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं, इसी से हम जब क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले से ही क्रॉसिंग कराते हैं, तो हमको 4 प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आप यहाँ इस जिस क्रम में आपने यहाँ ऊपर लिखा है उसी क्रम में आपको साइड में भी लिखना है ना। तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर सेकंड में आपने लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड में लिखा आपने स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई और फोर्थ में लिखा है आपने स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसी क्रम में आप दोनों को सेम क्रम में जमा दीजिए। ये चेकर बोर्ड है, ये चेकर बोर्ड से आपको करने में काफी इजी पड़ता है ना। अब आप इसमें क्रॉस करके मेल और फीमेल कर दीजिए, एक मेल हो गया और दूसरा फीमेल हो गया। अब आप ऐसी क्रॉसिंग कराएंगे, पहले से पहले का, फिर पहले से ये दूसरे का, फिर पहले से तीसरे का, फिर पहले से चौथे का, फिर सेकंड वाले से करेंगे सेकंड का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, फिर थर्ड से कराएंगे फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ, इस प्रकार से करते जाइए आप। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये कैसे हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले हो गए। फिर इसका आप करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए। थर्ड कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए। फोर्थ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। फिर अगला है, आप ये देख रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये वाला हो गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये थर्ड ये हो गया। फिर इस कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई हो गया। फिर ये वाला देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल को पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में लिखते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। फिर इसी तरीके से ये फोर्थ वाला भी हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमको कितने टोटल कितने मिल गए, हमको 16 मिल गए है ना। अब 16 में हमको देखो रेशियो कैसे मिलेगा। अब पहले हम देखते जाते हैं कि किस प्रकार के प्लांट्स हुए। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट हैं, तो दोनों डोमिनेंट है तो स्वाभाविक है कि ये गोल होगा और ये पीला होगा। अब यहाँ कैपिटल आर तो गोल होगा, कैपिटल वाई है तो वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दबा देगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला है तो वो पीला ही होगा। तो गोल पीला, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये गोल, और कैपिटल वाई है तो पीला होना ही है, तो गोल और पीला। फिर इसमें कैपिटल मतलब एक भी यदि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है तो डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो करेगा, तो गोल और पीला दोनों के हैं इसमें। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल और कैपिटल वाई उपस्थित है तो ये गोल पीला होगा। यहाँ पर भी है तो ये भी गोल पीला होगा। यहाँ पर स्मॉल आर है, यानी कि कैपिटल आर है ही नहीं, तो स्मॉल आर होने की वजह से ये कैसा होगा, झुर्रीदार वाला होगा। कैपिटल वाई यानी ये कैसा होगा, पीला होगा। फिर यहाँ स्मॉल आर तो झुर्रीदार है, कैपिटल वाई चुकी है तो स्मॉल वाई को दबा देगा तो पीला ही होगा, हरा नहीं होगा। तो अब अगला देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है तो ये भी कैसा होगा, गोल पीला होगा। और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है तो गोल तो जरूर हुआ, लेकिन स्मॉल वाई है यानी हरा वाला, यहाँ पीले का जीन्स है ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, गोल और हरा। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये झुर्रीदार हो जाएगा और पीला। अब यहाँ सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई तो ये झुर्रीदार और हरा हो गया। तब आप उसमें देखिए गोल पीला कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैसे हुए आपके, गोल और पीले वाले हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 कैसे हैं, ये गोल और हरा वाले, गोल हरा 1 2 और 3 गोल हरा हो गए। फिर आप देखिए कि झुर्रीदार और पीला कितना है, तो 1 2 और 3 झुर्रीदार पीला हो गया, और एक कैसा हो गया, झुर्रीदार और हरा। तो रेशियो आपका जो जीनोटाइप रेशियो कैसा मिला आपको,
सॉरी फिनोटाइप रेशियो आपको कैसा मिला 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1 का रेशियो मिला, है ना, जिसमें 9 कैसे थे, गोल और पीले वाले थे, 3 कैसे थे आपके गोल और हरा बीज वाले थे, 3 कैसे थे, झुर्रीदार और पीले बीज वाले थे, और एक कैसा था, झुर्रीदार और हरा। तो ये हो गया था आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी 2 गुणों को लेकर के की गई क्रॉसिंग। अब इसमें आपका थर्ड नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रदर्शित होता है। उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ हम 2 टाइप के फैक्टर्स ले रहे हैं, गोलपन भी ले रहे हैं, बीज का गोलपन और पीला, है ना, रंग भी ले रहे हैं और उसका शेप भी ले रहे हैं। परंतु यहाँ कहीं पर भी जितने F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं जितने भी प्लांट्स मिले, कहीं पर भी गोल ने पीले को प्रभावित नहीं किया, कहीं पर भी झुर्रीदार ने हरे ने झुर्रीदार को प्रभावित नहीं किया। यानी एक फैक्टर जो है, एक कैरेक्टर का जो फैक्टर है दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर को कभी भी क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, और दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं F2 जनरेशन में। तो इसलिए चूंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स के फैक्टर्स जो है वो फ्रीली अपने अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, वो एक दूसरे को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाता है नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, स्वतंत्र रूप से ये अपने अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेंडल ने जो इनहेरिटेंस है उसके 3 नियम दिए। मेंडल ने अपने गुणों, अपने जो स्टडी के बाद जो लॉज दिए, उस लॉज को उन्होंने एक नेचर हिस्ट्री करके एक संस्था इंस्टीट्यूट है, वहां पर उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके अपने चीजों को मतलब पब्लिक वो किया, नोट उसकी थीसिस वगैरह बना के दी, और उन्होंने बताया कि ये मैंने प्रयोग किया और इस आधार पर ये चीजें, ये रिजल्ट आई हैं और इस तरीके का। लेकिन चूंकि उस समय चार्ल्स डार्विन की स्टडी चल रही थी और लोग उन्हीं के सिद्धांतों पे व्यस्त थे, तो उन्होंने किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया मेंडल्स के लॉ को, और वो उसी तरीके से रहा। फिर काफ़ी उनके जब पब्लिश करे, हालांकि पब्लिश हुई उनकी जो उनका जो वो था, सारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो पब्लिश हुआ बोलिए, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उनके पब्लिकेशन के 34 इयर्स के बाद ह्यूगो डिविरिस और उनके कुछ साथी थे, उन लोगों ने मिलकर के उसको प्रकाशित करवाया और मेंडल्स के लॉ के नाम से प्रकाशित कराया। तब उन्होंने, और भी लोगों ने, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो मेंडल्स जो एक्सपेरिमेंट किए वो आधार है जेनेटिक्स का, उसी आधार पर सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, और काफ़ी कुछ मतलब स्टडी, मतलब अधिकांश स्टडी इन्होंने कर दी थी, और इनके जो लॉस थे वो बिल्कुल सही थे। तो आफ्टर 34 इयर्स, पब्लिकेशन के आफ्टर 34 इयर्स के बाद मेंडल्स के नियम को समझा गया, और तब जाकर के उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई और उनका प्रकाशन हुआ। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है कि यदि उनके जीते जी ये चीज़ें हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो मेंडल्स की ये लॉ थे। अब हम देखते हैं कि जो मेंडल्स के लॉ थे वो, उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। अधिकांश जो जीव थे, ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट्स पे ही वो लागू होते हैं, एनिमल्स पे भी वो लागू होते हैं ना। काले चूहे और सफेद चूहे पे भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो काला जो चूहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, सफेद चूहा जो है वो रेसेसिव है। तो F1 जनरेशन में काले और सफेद दोनों के जीन्स आए, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मैंने बात किया था, है ना। लेकिन फिर भी चूहा कैसा दिख रहा है, ऊपर से काला दिख रहा है। तो F1 जनरेशन में सारे काले चूहे हैं, लेकिन हाइब्रिड प्रकार के काले हैं। फिर F2 जनरेशन में उन्होंने जब काले और काले वाले ऐसे चूहे जिसमें हाइब्रिड वाले काले थे, उसके हाइब्रिड वाले काले चूहे से उन्होंने जब वो क्रॉसिंग कराई, तो फिर वही F2 जनरेशन में भी 1:2:1 का मिला। मतलब एक जो था वो प्योर ब्लैक था, 2 जो थे वो हाइब्रिड ब्लैक थे, और 1 जो था वो प्योर व्हाइट था। तो वही रेशियो सेम मिला। तो उन्होंने देखा कि ये जो मेंडल्स के लॉ थे केवल प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी बिल्कुल सटीक और सही, क्योंकि उनका विश्लेषण गणितीय विश्लेषण था और उन्होंने बहुत सटीक अध्ययन किया था। परंतु कुछ एक्सेप्शन तो हर एक इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद तो होता ही है ना। तो उनके इसमें भी मेंडल्स ने जो प्रयोग किए इसमें भी कुछ अपवाद मिले। वो अपवाद जो थे वो कौन से अपवाद थे वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, तो जैसे उन्होंने एक प्रयोग किया तो मिराबिलिस जलापा पे, है ना। तो ये देखा गया कि मिराबिलिस के जलापा में जब क्रॉसिंग कराई गई तो इसमें मेंडल्स वाला जो लॉ था वो पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठा, है ना। तो ये प्रयोग क्या था, जैसे कि रेड फ्लावर वाले एक मिराबिलिस प्लांट था, उसका रेड फ्लावर वाले लिया, ये मेल लिया हमने, ये फीमेल लिया। एक व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट लिया और एक हमने रेड फ्लावर के प्लांट लिया। अब इनमें क्रॉस हम देखते हैं कि रेड वाला जो है
वो डोमिनेंट है और व्हाइट वाला जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर वाला है। जब इसके बीच में क्रॉसिंग कराई गई तो जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले वो मिलना था रेड कायदे से, है ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्रकार के जीन्स आए, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आए, परंतु फ्लावर कैसा आ गया, पिंक आ गया। अब पिंक आ गया कहने का मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट फैक्टर था, वो फुल्ली डोमिनेंट नहीं था, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था, प्रभावी नहीं था। इस वजह से ये इसको पूरी तरीके से दबा नहीं पाया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर प्लांट जो है ना तो सफेद कलर आ पाया ना तो लाल कलर आ पाया, बल्कि दोनों के बीच का कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। तो पिंक फ्लावर वाली प्लांट प्राप्त हुई F1 जनरेशन में। अब इस पिंक फ्लावर यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड, है ना, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक फ्लावर वाले से ही क्रॉसिंग जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो F2 जनरेशन में जो मिला वहां पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले इस कैपिटल आर की हम इन दोनों से करा दें अलग अलग, फिर इस स्मॉल आर की इन दोनों से हम सेपरेटली करा दें, है ना। तो ये हुआ कैपिटल आर से कैपिटल आर कराया तो कैपिटल आर वाला प्लांट मिला। कैपिटल आर का इसे स्मॉल आर से करे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये सेकंड वाले का इन दोनों से कराते हैं, स्मॉल आर का कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर का स्मॉल आर से तो स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी चार प्रकार के हमको ऑफस्प्रिंग मिले। एक कैपिटल आर यानी कि ये प्योर रेड हो गया, है ना, दोनों ही आर वाले हैं तो रेड ही होगा। अब जिस दो प्लांट्स के में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्रकार के फैक्टर्स थे वो पिंक कलर का हो गया, है ना, और जिसमें दोनों ही स्मॉल आर वाले फैक्टर्स थे वो व्हाइट कलर का फ्लावर वाला प्लांट हो गया। तो रेशियो इसमें कैसा मिल गया, 1:2:1 का रेशियो मिला। लेकिन ये प्योर रेड हुआ, प्योर व्हाइट हुआ और ये कैसा हो गया, पिंक हो गया, यानी एक तीसरा कैरेक्टर हो गया। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, यानी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होना, किसी लक्षण का पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होना क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो मेंडेस ने लॉ दिए वो मिराबिलिस जलापा में नहीं सटीक रूप से नहीं बैठ पाए। तो ये क्या हो गया, उसका एक एक्सेप्शन हो गया, है ना। एक और एक्सेप्शन है, ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, और एक दूसरा है हमारा को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता। तो देखिए जैसे इसमें हम देख लेते हैं गाय का, है ना। तो एक हमने गाय लिया, एक बैल लिया, यानी ये हमने रेड वाला जो ले लिया ऑक्स ले लिया, व्हाइट वाला जो ले लिया हमने काऊ ले लिया। तो कैपिटल आर एक रेड वाले मतलब लाल गाय, है ना, और दूसरी एक है सफेद गाय। तो लाल और सफेद के बीच में जब हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, है ना, ये P1 जनरेशन हो गई, P1 हो गया, है ना, ये गैमेट्स बन गए कैपिटल आर वाले और ये स्मॉल आर वाले ये गैमेट बन गए। अब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में से एक एक फैक्टर्स आए और क्या हुआ, रोन यानी चितकबरा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तो रेड डोमिनेंट है ना तो व्हाइट डोमिनेंट रेसेसिव है, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। कोई किसी को दबा नहीं सकता और कोई किसी को मतलब कम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही जीन्स कैसे हैं, डोमिनेंट है, दोनों ही अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब दोनों ही कलर आ गया तो कैसा हो गया कि जो गाय हमारी जो बछड़ा हुआ जो 5th जनरेशन में न्यू ऑफस्प्रिंग आई वो चितकबरी हो गई, यानी उसमें कुछ सफेद और कुछ लालपन हो गया। तो दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित किए। को डोमिनेंस को यानी साथ साथ, को डोमिनेंस यानी प्रभावी रूप से, दोनों प्रभावी रूप से साथ साथ में आ गए। तो रोन यानी चितकबरे वाले ऑफस्प्रिंग जो आई वो चितकबरी आ गई। अब इस चितकबरी या रोन वाले का रोन वाले से आप क्रॉसिंग कराओगे तो ये दो प्रकार के गैमेट वाले, कैपिटल आर वाला स्मॉल आर वाला, यहाँ भी कैपिटल आर वाला स्मॉल आर वाला। अब इनके बीच क्रॉसिंग कराएंगे वैसे ही इस कैपिटल आर का पहले इन दोनों से फिर स्मॉल आर का इन दोनों से, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर बना, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो एक तो प्योर रेड हो गया, लाल गाय हुई, है ना, कैपिटल आर वाला हो गया। दो कैसे हो गए, रोन हो गए, चितकबरे हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों प्रकार के फैक्टर हैं तो स्वाभाविक है कि दोनों अपने अपने गुणों को प्रदर्शित कर दिए। तीसरा है जो अगला मिला वो कैसा हो गया, स्मॉल आर यानी दोनों ही सफेद वाले फैक्टर्स आ गए। तो ये कैसी होगी गाय, सफेद होगी। मतलब चार ऑफस्प्रिंग में से एक रेड हो रहा है, एक व्हाइट हो रहा है और दो कैसे हो गए, रोन या चितकबरे हो गए। तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, है ना, त्वचा के रंग की। तो इसमें क्या रेशियो मिला, फिनोटाइप रेशियो आपका क्या मिला, 1:2:1 F2 जनरेशन 1:2:1, एक लाल दो चितकबरे एक सफेद, है ना। तो और जीनोटाइप रेशियो कैसा हो गया, 1:2:1 ये भी हो गया क्योंकि एक कैपिटल आर वाले, एक स्मॉल आर वाले और दो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले।
तो ये इसका जीनोटिपिकल और फिनोटिपिकल रेशियो हुआ, और ये हुआ आपका मेंडल के कुछ एक्सेप्शंस जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर पाए, है ना। फिर इसमें आप इसी में एक और चीज आती है एक्सेप्शंस में, मल्टीपल एलिज्म और लीथल फैक्टर, है ना। तो मल्टीपल एलिज्म मतलब क्या होता है कि जब किसी एक लक्षण के लिए एक से ज्यादा एलील जिम्मेदार, है ना। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रकार के एलील्स मिल रहे हैं। मतलब कोई दो सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए, जैसे बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप के लिए 2 प्रकार का एलील्स मिल रहा है, आईबी और आईबी। यदि कोई व्यक्ति है उसमें आईबी वाले एलील्स उपस्थित है, फैक्टर्स या जीन्स उपस्थित है, तो ये कैसा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा, होमोजाइगस होगा क्योंकि दोनों सेम एलील्स है। यदि आईबी और आईओ वाला भी जीन का समूह है उपस्थित है तो भी वो बी वाला ही होगा, हालांकि ये हेटेरोजाइगस है, दोनों अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं, फिर भी वो कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस होने के बावजूद भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी बी ब्लड ग्रुप के लिए ही 2 प्रकार के जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो जब एक लक्षण के लिए एक से ज्यादा प्रकार के जीन या जीनों का समूह जिम्मेदार होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, है ना। जैसे यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 प्रकार के जीन्स का समूह जिम्मेदार है, आईए प्रकार का जीन्स है या एलील है तो भी वो ए ब्लड ग्रुप हो रहा है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, और आईओ है तो भी ये एक प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ये हेटेरोजाइगस है। तो इस तरीके से, और यदि आईए आईबी दोनों प्रकार इस प्रकार का यदि जीन्स है तो हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी, ये कोडोमिनेंस वाली कंडीशन है, यानी ए बी अपने गुणों को प्रदर्शित किया, बी भी अपने गुण को प्रदर्शित किया, यानी ब्लड ग्रुप हमारा कैसा हो गया, ए बी हो गया, ए प्लस बी दोनों मिला करके ए बी वाला हो गया। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, और चौथा है लीथल फैक्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीन्स का समूह ऐसा होता है जो उस जीव की मृत्यु का कारण भी बनता है ना। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं हीमोफीलिया वाला, है ना। तो हीमोफीलिया में हम देखते हैं 2 प्रकार के वो होते हैं, जीन्स होते हैं, एक कैपिटल एच वाला होता है और स्मॉल एच वाला होता है। कैपिटल एच मतलब कि राउंड वाला आरबीसी, है ना। स्मॉल एच मतलब कि सिकल शेप का आरबीसी। तो यदि कैपिटल एच जैसे हम नॉर्मल पर्सन है तो हमारे बॉडी में जो जीन्स है उसके लिए वो कैसे हैं, कैपिटल एच वाले हैं, यानी सारे हमारे आरबीसी कैसे हैं, राउंड शेप के हैं, तो हम नॉर्मल पर्सन हैं। अब कैपिटल एच और स्मॉल एच वाला है, यानी कि राउंड आरबीसी वाला भी और सिकल शेप के आरबीसी वाला भी, यदि इस प्रकार का है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, कैरियर हो गया, यानी कि हालांकि वो उसमें थोड़ी सी खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया का पेशेंट होगा वो, उसमें राउंड वाले भी हैं और सिकल शेप वाले भी हैं, तो वो हमेशा थोड़ा बीमार होता रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ लीड कर पाएगा, है ना। तो ये कैरियर होगा। अगर स्मॉल एच दोनों ही सिकल शेप के अगर आ गए तब उस कंडीशन में वो एक्सेस नहीं कर पाएगा लाइफ को और वो डेथ का वो रीजन बनेगा, है ना। तो जैसे यदि हमने इसलिए बोला जाता है ना कि शादी के पहले आप वो कुंडली मिलान से जरूरी है कि आप ब्लड ग्रुप या आप साइंटिफिकली आप ये करवा लीजिए, है ना, इस प्रकार की कुंडली मैच करा लीजिए, यदि कोई जेनेटिक डिसीज है तो वो कुंडली करवाइए। तो यहाँ पर यदि किसी कैरियर, कैपिटल एच स्मॉल एच मतलब कैरियर वाला है ना, जिसमें कि राउंड वाले हीमोग्लोबिन वाला भी वो है जीन्स है और शिकल शेप के वाला भी जीन्स है, यदि इसकी हम मैरिज के वैसे ही कैरियर वाले से करा दें, है ना, एक मेल फीमेल ले लिया, तो अब जो न्यू F1 जनरेशन मिली वो कैसी मिल सकती है, कैपिटल एच का पहले ये दोनों से करा लिए तो कैपिटल एच स्मॉल एच, फिर स्मॉल एच कैपिटल एच और ये स्मॉल एच, तो कैपिटल एच तो नॉर्मल पर्सन हो जाएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच कैरियर हो जाएगा 2, है ना, ये भी लाइफ तो लीड कर लेगा, भले बीमार रहेगा, एनीमिया का पेशेंट रहेगा लेकिन लाइफ लीड कर लेगा, है ना। और स्मॉल एच स्मॉल जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो डेथ का रीजन बनेगा। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल एच स्मॉल वाला F1 जनरेशन है ये क्या हो जाएगा, टोटली ये डेथ। तो यही हो गया लीथल फैक्टर, यही चीज है कि जबकि ऐसे जीन्स या ऐसे फैक्टर्स पाए जा रहे हैं जो उस जीव की मृत्यु का कारण बनता है तो वो कहलाता है लीथल फैक्टर। तो यहाँ पर इसका रेशियो देखो मिलना क्या था, हर जगह कैसे मिल रहा है, 1:2:1 ये रेशियो मिल रहा था, है ना। F1 जनरेशन आप देख रहे हैं, F2 जनरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या रेशियो मिला, 1:2, यानी 1 ये और 2 ये तो थर्ड वाला तो डेथ हो गया, तो इसके रेशियो का सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर ऐसे जीन्स जो कि किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं वो क्या कहलाता है, लीथल फैक्टर कहलाता है।
तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को कंप्लीट कराया। और आगे हम जो न्यू बनाएंगे वीडियो, वो हम म्यूटेशन और लिंकेज पर बनाएंगे, है ना। तो ये इतना हुआ, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखा और समझा। यदि आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। फिर हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।